गठिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की किसी भी हिस्से में हो सकती है। मसलन यह ऐसा मर्ज है जो बुढ़ापे का रोग कहा जाता था। स्थिति आज में दौर में बिल्कुल बदल चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक 30 से 50 साल के लोग इस मर्ज की चपेट में हैं। युवा और बच्चों में यह तेजी से पनप रहा है। खान पान के स्तर में लगातार आ रही गिरावट के चलते हड्डियों में जम रहा कचरा ही गठिया रोग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आज के दौर में उपचार की कई तकनीकियों के बावजूद पूरी तरह से ऐसे रोगों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, कोई भी चिकित्सक मरीज को दवा तो देता है लेकिन खान पान में परहेज और जीवनशैली में सुधार की सलाह के बावजूद मरीजों द्वारा सावधानी न बरतने पर रोग बना रहता है। इस समय गठिया रोग की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले गठिया रोग ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में ही होता था, किंतु अब तो गठिया की समस्या नौजवानों में भी देखने को मिलती है। गठिया रोग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अस्थिसंधिशोथ और रुमेटी संधिशोथ। ये दोनों प्रकार की गठिया बहुत ही दर्ददायक होती। आज मैं आपको गठिया को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप खारकर, जो होम्योपैथ विशेषज्ञ है, जिन्होंने अभी होने वाले संधि रोग, गाठिया वात जैसे बीमारियों पर मरीजों को सलाह दी। किस तरह से इन रोगों से बचा जा सकता है, क्या है इसका इलाज और निदान, इस संबंध में काफी जानकारी दी। हम अपने दर्शकों को कई तरह की जानकारी हमारे चैनल द्वारा पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ वो विशेषज्ञ है जिन्होंने होने वाले कई वात की बीमारियों को ठीक होने की जानकारी दी। तो आइए आज आपसे हम रूबरू करा रहे हैं सुप्रसिद्ध होम्योपैथ विशेषज्ञ संदीप खारकर से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संदीप खारकर, अब डायरेक्टर हो आदित्य स्पेशलिटी क्लिनिक के रूमेटाइड। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा गया है कि जो भागदौड़ वाली जो जीवन शैली है, इसमें लोगों को एक्सरसाइज का भी समय नहीं मिलता, और देखा गया है कि रूमेटाइड जो है अपना गाठिया रोग, उससे भी काफी लोग ग्रस्त है जो क्रोनिक है। तो आप बताइए किस तरह का एक डिजीज होती है, उस बारे में बताइए। जी, रूमेटाइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं, जिसे हम गठिया भी बोलते हैं हिंदी में, या मराठी में आम बात बोलते हैं, या इंग्लिश में रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये आर्थराइटिस या फिर गठिया वात बोले तो हम जॉइंट का डिजीज करके ही उसको बताया जाता है। बट ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है काफ़ी बड़ी बीमारी है, जिसमें हमारा सिर्फ जॉइंट्स को ख़राब नहीं करता है, ये साथ में जॉइंट्स का डिफॉर्मिटीज़ करता है, प्लस स्किन पे दाने आते हैं, स्किन में अल्सर्स आ सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, दिल का अटैक आ सकता है, लकवा आ सकता है, फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होते हैं, अतड़ियों में प्रॉब्लम आता है, और प्रेगनेंसी में गर्भाशय में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये छोटा सा बीमारी नहीं है, जहाँ तक के कि हमारा सिर्फ जॉइंट पेन्स है, या छोटे जो जॉइंट्स रहते हैं, हाथ पैर के जो जॉइंट्स है, इसमें जकड़न आती है या दर्द होता है, ये इसके साथ साथ बाकी भी शरीर को, अवयव को ख़राब करता है। सो जब भी कभी सिर्फ जॉइंट पेन होता है, एक जॉइंट नहीं 10 जॉइंट होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा स्वेलिंग भी आता है, यानी सूजन आती है, साथ में इसके साथ सुबह के वक्त यदि जकड़न रहती है, तो इसे गठिया वात समझना चाहिए, और इसके हिसाब से, निर्देश के हिसाब से इसकी जांच करवाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो साथ में ट्रीटमेंट के साथ योगा और आसन्स ये भी अपने काम में आ सकते हैं। बट पहले सबसे मेजर चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बीमारी है और ये काफ़ी शरीर को ख़राब कर सकती है, तो इसका निदान बहुत जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गठिया वात के शुरुआती लक्षण, एक तो लेडीज़ में ज़्यादा मिलता है, एक उम्र 20 उम्र से 40 उम्र के बीच में आता है, और इसमें सबसे पहले हाथ के जो छोटे जॉइंट्स रहते हैं, इसमें सूजन आती है, दर्द होता है, और सुबह के जो काम करने में जो प्रक्रिया रहती है उसमें हमको तकलीफ होती है, जैसे कि आटा गूंदना या फिर कोई बकेट उठाना या पानी से काम करना। ये साथ में ठंडी के सीज़न में बढ़ जाता है, या पीरियड जब चेंजेस होते हैं, समर से विंटर, विंटर से बारिश में, ऐसे जब भी चेंजेस होते हैं तो इसमें ये दर्द बढ़ता है। ये बिना कोई इंजरी से होता है, तो हमारा यदि बिना कोई इंजरी से यदि कोई दर्द बढ़ता है, सूजन आता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी जकड़न ज़्यादा रहता है, तो हमें गठिया समझना चाहिए। ये जनरली 4 से 5 1 लाख पॉपुलेशन में मिलता है, बट अभी बिकॉज कोविड होने के कारण और बाकी डिजीजेस होने के कारण ये थोड़ा इसका प्रमाण बढ़ चुका है, और वो मेरे 6 से 7 केसेस 1 लाख केसेस में पाए जाते हैं।
और साथ में हम इसमें छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है, जहाँ कि 3 साल से लेकर 5 साल में भी यदि कोई बच्चा बोलता है कि हमारे पैर में दर्द होता है, चलने से दर्द होता है या सूजन आ जाती है, तो इसे हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों में गठियावात करके संबोधन किया जाता है। तो ये सिर्फ बड़े उम्र का या मिडिल एज के लेडीज़ का ही बीमारी नहीं है, ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो जहाँ कहीं पे भी ऐसे लक्षण मिलते हैं, जहाँ सुबह के वक्त जकड़न होना, दर्द होना, स्वेलिंग आना और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होना या सीजन चेंजेस में हमारा दर्द बढ़ जाना, तो ये गठिया के लक्षण है और इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये रूमेटॉइड का जो RA फैक्टर बोलते हैं या ESR CRP हम जो करते हैं या RT-CCP करते हैं, ये निदान के लिए काम में आता है। बट यदि किसी का रिपोर्ट्स निगेटिव है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको गठिया नहीं है, क्योंकि हमारे गठिया 114 प्रकार के वात रहते हैं हमारे डिजीजेस में, रोमेटोलॉजी में, जहाँ के जॉइंट का अफेक्शन होता है, और इसमें से सिर्फ 1% या 2% है जो जिसमें गठियावात का रिपोर्ट्स पॉजिटिव आता है। बाकी के रिपोर्ट जो रहते हैं 114 प्रकार में, अलग अलग रिपोर्ट्स करने से पता चल जाता है कि ये गठियावात है, कि SLE है, कि रूमेटॉइड है, कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। अलग अलग प्रकार के जो वात रहते हैं, इसका निदान करना बहुत जरूरी रहता है। सो जहाँ पे हमारे शरीर में जो खून में एंटीबॉडीज रहते हैं, वो एंटीबॉडीज हम कैप्चर करते हैं, जिसमें SLE बोलो या रूमेटॉइड बोलो या एंकिलोजिंग बोलो, ये पता चलता है। सो ये जो एंटीबॉडीज जो रहते हैं, ये शरीर के जॉइंट्स को बोलो या अवयव को बोलो, खराब करते हैं और उसके कारण ये डिजीज होता है। ये जॉइंट्स का डिजीज नहीं है या हमारे जॉइंट्स में पाई गई बीमारी नहीं है, ये क्योंकि खून में रहता है, इसलिए खून से निदान किया जाता है और उसके एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो जॉइंट को या फिर लिवर को खराब करते हैं। इसलिए जांच करना बहुत जरूरी है। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उसमें निर्भर नहीं करता है कि बीमारी किस प्रकार की है या बड़ी है या कम है, बट जांच करना जरूरी है। जहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता है तो हम बाकी शरीर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, साथ में हम जॉइंट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक, आयुर्वेदिक होम्योपैथी में जो भी निदान है वो एक ही निदान है, गठियावात या वात। बट हमारे इसमें जो एलोपैथी में, इसमें 114 प्रकार के वात को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हर एक की ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं रहने वाली। एक ही वात की बीमारी है बाबा या एक ही इसकी बीमारी है, 114 प्रकार की बीमारी है, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, अलग अलग अवयव को अफेक्शन होता है। सो आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट नहीं है ऐसे हम नहीं बोलते हैं, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है, बट पक्का निदान होना चाहिए किस प्रकार का, कौन से प्रकार का वात है। यदि वो SLE है तो वो नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होने वाला है। और साथ में कैसे रहता है कि जैसे आयुर्वेदिक्स में या होम्योपैथी में, यहाँ पे हम हेवी मेटल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे सुवर्ण भस्म, मर्क्यूरी, सल्फर। इससे शरीर पे बाकी घातक इफेक्ट्स भी होते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ज़्यादा लंबे समय के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनमें किडनी खराब होना का प्रमाण ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त हम हमारी ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी खराब होने के बाद कोई ट्रीटमेंट हम दे नहीं पाते। सो सबसे मेजर चीज़ है कि उसका निदान होना, उस प्रकार का बात है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना। एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट इसमें ये मालूम है कि हम किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और क्या चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो हमको यदि ये पता चलता है कि हाँ, ये बीमारी से किडनी खराब होती है, ये बीमारी से लीवर खराब होता है, तो हमको जॉइंट के साथ उसके तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहती है, ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं कर सकते। कम ज़्यादा प्रमाण में होती है, जैसे बीमारी कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, बट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सब जॉइंट्स को भी खराब करता है, साथ में अवयव को भी खराब करता है। हमारे एलोपैथी में हम रूटीनली बताया जाता है कि कोई पथ्य मत करो, बट ऐसे नहीं है, पथ्य करना रहता है। जहाँ पे एंटीबॉडीज़ रहता है वहाँ पे जिस चीज़ों से एंटीबॉडीज़ बढ़ती है, जैसे कि मांस, मटन, मच्छी खाने से एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ती है, जिसमें खून का जो दोष रहता है वो बढ़ जाता है, तो हम मांस मटन नहीं खाने बोलते हैं। साथ में जिस चीज़ से हमारे तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि किसी का ठंड खाने से बढ़ती है, आइसक्रीम खाने से या खट्टा खाने से बढ़ता है, तो वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए। परहेज़ सच नहीं है, बट परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ का ही रोल है और एंटीबॉडीज़ किसी भी चीज़ से बढ़ सकती है। तो हमें जैसे पता चलता है कि मैंने ये चीज़ करने से ये बीमारी बढ़ती है, तो उसको ज़िंदगी भर के लिए हमने उससे दूर रहना चाहिए। जी, ट्रीटमेंट ऑफ लाइम काफ़ी लंबी रहती है। इसमें हम सबसे पहले DMRDs यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि HCQs बोलो या लेफ्लोनामाइड बोलो या सल्फासालाज़ाइन, ये ड्रग्स चालू करते हैं। और यदि बीमारी ज़्यादा बढ़ी रहती है तो हम उसमें फॉलिट्रेक्स भी चालू करते हैं, जो
एंटी मैलिग्नेंसी ड्रग के इक्विवेलेंट रहता है। साथ में इसमें एक न्यूअर ड्रग्स जो आए हैं जैसे कि जैक इनहिबिटर्स और CD4 और 20 NCD TNF अल्फा, ये जो ड्रग्स आए हुए हैं ये बायोलॉजिक्स करके ड्रग्स रहते हैं। ये शरीर को उस बीमारी से काफ़ी ठीक करने की प्रयास करते हैं, बट ये काफ़ी महंगे होने के कारण हम रूटीनली इसे यूज़ नहीं कर सकते। बट बायोलॉजिक्स जो है ये थोड़ी अभी टारगेटेड थेरेपी आ चुकी है जिसमें हम डिजीज़ को काफ़ी कम कर सकते हैं। जो हमारा नंबर अभी नीचे स्क्रॉल हो रहा है वही नंबर से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर केयर हॉस्पिटल नागपुर में भी कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दोनों मिल सकते हैं केयर हॉस्पिटल से आपको। मैंने बताया गया जैसे बायोलॉजिक्स जो नया ट्रीटमेंट आई है, जैक इनहिबिटर्स बोलो, CD20 बोलो, TNF अल्फा बोलो, इंटरल्यूकिन्स बोलो, ये नई ट्रीटमेंट है, ये टारगेटेड ट्रीटमेंट है। जहाँ पे भी डिजीज़ रहता है उसको डायरेक्ट टारगेट करता है और उसको डिजीज़ को कम करता है। जैसे कि हम कैंसर के बीमारी को बोलते हैं कि किस चीज़ का कैंसर है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है और उसमें डिजीज़ या कैंसर को कम कर दिया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उसी प्रकार से ये बायोलॉजिक्स जो ट्रीटमेंट है इससे हम टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं और डिजीज़ को काफ़ी प्रमाण में कम कर सकते हैं या रेमिशन में भी ला सकते हैं। यानी रेमिशन बोले तो पेशेंट का डिजीज़ हम ख़त्म भी कर सकते हैं कुछ प्रमाण में। तो जहाँ पे बीमारी काफ़ी कम प्रमाण में रहती है या मीडियम प्रमाण में रहती है तो उसमें टारगेटेड थेरेपी काफ़ी अच्छे से एक्ट होती है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आता है। लाइफस्टाइल मेंटेन इस हिसाब से करना चाहिए कि उनके कितने डिफॉर्मिटीज़ जॉइंट में है। जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ यदि रहते हैं तो उसके हिसाब से स्प्लिंट्स तैयार किया जाता है, उसके हिसाब से हमारे घर के दरवाजे बोलो या बटन्स बोलो या आटा गूंदने के लिए जो मशीन्स रहते हैं ये यूज़ करते हैं। यदि डिफॉर्मिटीज़ नहीं है और पेन है थोड़ा, सो ड्रग्स लेने के बाद 1 महीने या 1.5 महीने के ड्रग्स लेने के बाद पेन खत्म होने के बाद आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट यदि डिफॉर्मिटीज़ है तो हमको स्प्लिंट्स यूज़ करके हमको थोड़ा घर में चेंजेस करना पड़ता है, बटन्स के लिए चेंजेस करना पड़ता है या दरवाजे का लैच लॉक चेंज करना पड़ता है या कुछ भारी वस्तु उठाने के लिए जो हैंडल्स रहते हैं वो चेंजेस करना पड़ता है। ये थोड़े चेंजेस करने से हमारा नॉर्मल लाइफ के जैसे ही जीना होता है। बट जिसका सिर डिफॉर्मिटीज़ नहीं है वो टोटल नॉर्मल लाइफ जी सकता है विद ऑल अपना ड्रग्स के साथ। एक बार रिकवरी में आप बोले तो हमारा पेन कम है, डिजीज़ कम है और डिजीज़ एक्टिविटी कम है। डिजीज़ एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं ESR CRP से। यदि वो नॉर्मलाइज हो रहा है, पेशेंट का तकलीफ कम है, तो ऐसे इसमें फिजियोथेरेपी का रोल एज सच फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है, बट घर के जो एक्सरसाइजेस रहते हैं जैसे कि उंगलियों के एक्सरसाइज बोलो, पैरों के एक्सरसाइज बोलो, योगासना बोलो, ये हम कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी डिफॉर्मिटीज़ दिखती है वहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल आता है। फिजियोथेरेपी जहाँ पे पेन कम होना चालू होता है उस वक्त हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं और उसके बाद वो जॉइंट्स का जो भी डिफॉर्मिटीज़ है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मेजर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है जिसमें हमारा पेन पकड़ना बोलो या ये छोटी छोटी चीज़ें करने में तकलीफ होती है, उस वक्त कभी कभी हमको डिफॉर्मिटी रिमूवल सर्जरीज भी रहती है जहाँ से हम सर्जरीज करके हाथ को पूरा फ्री कर सकते हैं। बट वो लेट स्टेज में जब पेशेंट आता है तब, बट फर्स्ट स्टेज में यदि आता है तो फिजियोथेरेपी और घर के एक्सरसाइज काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और वो हमारा डिजीज़ को काफ़ी कम करता है।